हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम या इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। उसके पश्चात में छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपका नाम है वो नाम लिख देना है। फिर आपको जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उस कक्षा का नाम लिख देना। तो कक्षा 7वीं की अपन आज पाठ्य योजना बनाएंगे और समय, जो आपका समय है वो 30 मिनट हो जाएगा। और जो विषय है आज का अपना वो है सामाजिक विज्ञान। सबसे महत्वपूर्ण आज का जो प्रकरण, तो आज का जो अपना प्रकरण है वो है वनों का महत्व। तो वनों के महत्व के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करने जा रहे हैं। तो जिस कालांश में आप पाठ्य योजना बना रहे तो वो कालांश आ जाएगा, और जिस दिनांक में आप पाठ्य योजना तैयार करें तो वो दिनांक आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। इसके पश्चात में जो आपकी हेडिंग होगी वो हो गया आपका शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिए। और शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग में लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या हैं। सबसे पहले आप बच्चे को कोई पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो पाठ पढ़ाने से बच्चे में क्या परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है आप जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं या जो पाठ, जो भी शिक्षण करवाना चाह रहे हैं, उस शिक्षण में बच्चे में आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, बच्चे को में अंदर क्या चेंज लाना चाह रहे हैं, तो वही आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य, और तीसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो ये 3 कॉलम बना लीजिए। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका जो शिक्षण बिंदु वाला, जो विशिष्ट उद्देश्य वाला जो कॉलम है, उसके अंदर आपका जो शिक्षण बिंदु होगा पहला लिख लीजिए ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिखिएगा। छात्रों को वनों का महत्व संप्रत्यय का प्रत्याशमन करेंगे। छात्र वनों का महत्व संप्रत्यय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय अवबोध, छात्र वनों के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र वनों के महत्व को समझ सकेंगे। तृतीय आता है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में आप लिखेंगे छात्र वनों के महत्व से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र वनों के महत्व से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। इसके पश्चात में चौथा जो शिक्षण उद्देश्य आता है वो है कौशल। तो इसमें लिखेगा छात्र वनों के महत्व से संबंधित नवीन विचारों का सर्जन कर सकेंगे। छात्र वनों के महत्व से संबंधित चार्ट या मॉडल का निर्माण कर सकेंगे। इसके पश्चात में आपका आ जाए 5वां शिक्षण उद्देश्य अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर आप लिखिए छात्र वनों के महत्व संप्रत्यय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। छात्र वनों के महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके पश्चात 6वां जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति के अंदर आप लिखिए छात्र वनों के महत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। छात्र वनों के महत्व के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या कर सकेंगे, विकास कर सकेंगे। इसके पश्चात आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री से तात्पर्य यह है कि शिक्षक अथवा छात्र अध्यापक को जो शिक्षण कराते वक्त जो भी सामग्री उसकी सहायता करती है वो शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्ट चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, श्यामपट हो गया आदि। और पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा लीजिए। और पूर्व ज्ञान में आप लिखिएगा विद्यार्थियों आज हम मानव के महत्व के संबंध में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात आप हेडिंग लगाइए प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और प्रस्तावना प्रश्न के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और जो प्रश्न है वो जितने अच्छे होंगे, जितने प्रभावपूर्ण होंगे, आपकी पाठ्य योजना उतनी ही प्रभावपूर्ण बन के आएगी। कहने का मतलब है जिस प्रकार से मानव का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका हृदय, उसका मस्तिष्क होता है, उसी तरह जो आपकी पाठ्य योजना है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना प्रश्न ही होता है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा उत्तर दे दिए जाते हैं। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है कम से कम 4 प्रश्न और अधिकतम से अधिकतम इसमें 6 या 7 प्रश्न हो सकते हैं। तो ये जाएंगे आपके प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या का, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया का, और तीसरा हो जाएगा छात्र क्रिया का। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका ने पूछा बच्चों हम किस देश में निवास करते हैं। तो बच्चे उत्तर दे देंगे भारत में निवास करते हैं। दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं। तो बच्चे उत्तर दे देंगे गाँवों में निवास करते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गाँव में ज़्यादातर लोग भोजन किससे बनाते हैं। तो बच्चे उत्तर लकड़ी, गैस, कोयले आदि से।
लकड़ी अधिकतर कहाँ से प्राप्त होती है? तो बच्चे उत्तर देने हैं जंगल से या पेड़ पौधों वनों से प्राप्त होती है। फिर 5वां प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, वनों के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं या आप बताइए। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो कहने का मतलब बच्चे मौन हो जाएंगे, और ये बच्चों के लिए एक प्रकार से मौन होते एक कैसा प्रश्न हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा आप हेडिंग डाल लीजिए उद्देश्य कथन, क्योंकि गलती से मैंने ये देखिए शिक्षण सामग्री दोबारा लिख दी, तो आप इसको मत लिखिएगा। तो उद्देश्य कथन डाल लीजिए और इसमें लिखिए, बच्चों आज हम वनों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। शिक्षण सामग्री आप पहले लिख चुके हैं तो कोई बात नहीं है, पहले लिख ली तो अब भी मत लिखिए इसको दोबारा, अगर नहीं लिखी हो तो आप अब भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात उद्देश्य कथन के बाद में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है आपका प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा जो शिक्षण करवाया जा रहा है उसके बारे में संपूर्ण प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापिक क्रिया, तीसरा हो जाएगा छात्र क्रिया या छात्र क्रिया, चौथा हो जाएगा विधि, और 5वां हो जाएगा इसके अंदर श्यामपट्ट कार्य। तो इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बना लेने हैं। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आज का जो आपका पहला शिक्षण बिंदु वो लिखना है आपको वनों का अर्थ। तो वनों का अर्थ के बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, जो छात्र अध्यापिक क्रिया में आप लिखेंगे, जब किसी स्थान अथवा स्रोत पर बहुत से पेड़ पौधे खुद से ही कोमा लगा के उपयुक्त भूमि एवं पर्याप्त वर्षा मिलने से उग जाते हैं तो इस क्षेत्र को वन कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपकी वन की परिभाषा। जो छात्र क्रिया है विद्यार्थी क्रिया उसमें आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और विधि कौन सी चल रही है आपकी व्याख्या विधि, और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप लिख दिएगा जिस क्षेत्र में खुद से वृक्ष उग जाते हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ये परिपूर्ण कर लेना है। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न क्या होते हैं मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, और ये बोध प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो बच्चे का ध्यान है वो पाठ से इधर उधर भटके नहीं। कहने का मतलब है जो पाठ या शिक्षण कराते समय बच्चे का ध्यान भंग नहीं हो, इस वजह से वो उसका ध्यान केंद्रित रहे या एकाग्रचित होकर रहे। तो इस वजह से छात्र अध्यापक द्वारा ये बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये बोध प्रश्न लिख लीजिएगा। उसके पश्चात में आप अगले पेज पे चलिए, और अगले पेज के ऊपर आपको फिर से 5 के 5 कॉलम बना लेना। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापिक क्रिया, तीसरा हो जाएगा छात्र क्रिया विद्यार्थी क्रिया, चौथा हो जाएगा विधि, और 5वां हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से ये कॉलम बना लेना। कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखना है, वो है आपका वनों का महत्व। तो हेडिंग डाल लीजिए वनों का महत्व। और इसके अंदर जो छात्र अध्यापिक क्रिया है उस छात्र अध्यापिक क्रिया में आप छात्र अध्यापिक के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण दिया जाए उसको लिखेंगे। वन प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वन वातावरण को शुद्धिकरण करते हैं। वनों के कारण मनुष्य और जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वन पानी का भरपूर संरक्षण करते हैं जिससे भूमिगत जल की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आगे लिखेगा आप, वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इसलिए हमें समझना होगा कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये जो छात्र अध्यापिका ने प्रस्तुतिकरण दिया आप प्रस्तुतिकरण लिख लेंगे आप ये वाला। तो ये प्रस्तुतिकरण लिखने के पश्चात जो आपको विद्यार्थी क्रिया वाला कॉलम है उसमें लिखेंगे आप विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और विधि कौन सी हो जाएगी आपकी व्याख्या विधि, और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको जो महत्वपूर्ण बातें है उस महत्वपूर्ण बातों को इसमें से प्रस्तुतिकरण में से लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आता है आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न मैंने बता दिए पहले कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो ये आप ये बोध प्रश्न लिख लीजिएगा। तो ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती हैं। इसके पश्चात में आप हेडिंग लगाएंगे मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं जो उसने शिक्षण करवाया है छात्रों को, वो शिक्षण बच्चों ने किस हद तक ग्रहण किया है, कितना ग्रहण किया है, ये इसकी जांचने के लिए। कहने का मतलब है एक प्रकार से जांच कार्य करने के लिए कि उसने जो पाठ पढ़ाया है वो बच्चों ने ग्रहण किया है अथवा नहीं ग्रहण किया है, इसको जांचने के मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो किसी भी प्रकार के छात्र अध्यापिका द्वारा बनाए जा सकते हैं। बहुविकल्पात्मक, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, रिक्त स्थान वाले, सत्य सत्य वाले, मिलान चिन्ह वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा बनाए जा सकते हैं ताकि बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके। तो इस प्रकार से आप ये मूल्यांकन प्रश्न लिख लीजिएगा। उसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। तो गृह कार्य हेडिंग डाल लीजिए और उसमें लिखिए वनों के महत्व से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ें। तो ये प्रकार से बच्चों को गृह कार्य दे दिए। तो आप बच्चों को गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटना किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया उस घटना किस तरह से आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि वो अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मित्रों
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।